स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस टीचर पर। जैसा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है साइंस की, जो साइंस की सीरीज़ चल रही है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले इस कोशिका जो साइंस के जो सीरीज में से हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे कल वाली सीरीज में। अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, 30 क्वेश्चन हम आज इसके करेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर आज का हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें है पहला क्वेश्चन कि मध्य पटलिका किसके द्वारा बनी होती है। क्या पूछ रहा है कि मध्य पटलिका यानी मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है। ऑप्शन है सेलुलोज की बनी होती है, सुबेरिन की, या कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, या लिग्निन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो मिडिल लेमिला वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आगे। क्वेश्चन नंबर आगे 32वां है, कोशिका भित्ति की सामर्थ्य और दृढ़ता जिस पदार्थ के कारण होती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं कि कोशिका भित्ति की सामर्थ्य और दृढ़ता जिस पदार्थ के कारण होती है उसे क्या कहते हैं। सुबेरिन, सेलुलोज, लिग्निन, या पेक्टिन। जो सेल वॉल होती है वो किसके कारण वो कठोर होती है, तो वो होती है लिग्निन के कारण, जमाव के कारण। ठीक है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 33। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है। इसमें पूछ रहा है कि सेल वॉल किसके अंदर एब्सेंट होती है इन तीनों में से। ऑप्शन देखते हैं, युग्मक में, अमीबा में, माइकोप्लाज्मा में। तो देखते हैं साथियों, जो युग्मक है इसके अंदर भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, अमीबा इसमें भी नहीं पाई जाती, माइकोप्लाज्मा इसमें भी एब्सेंट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि युग्मक, अमीबा और माइकोप्लाज्मा इन तीनों में सेल वॉल नहीं पाई जाती, क्योंकि ये क्या है, एक ये एनिमल सेल्स हैं। ठीक है, जो कोशिका भित्ति है ये किसका लक्षण है, यह है प्लांट सेल का। ठीक है, इस तरह से साथियों अब क्वेश्चन नंबर अगला है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन है इसमें, दो लिपिड परतों के मध्य एक प्रोटीन की परत की, या दो प्रोटीन परतों के मध्य एक लिपिड की प्रोटीन की, या एक प्रोटीन, एक लिपिड और एक सेलुलोज की परत की, दो प्रोटीन परतों के मध्य द्विआण्विक लिपिड की परत की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या, दो प्रोटीन परतों के मध्य द्विआण्विक लिपिड की परत होती है। यानी कि जो अपने तरल मॉडल होता है, जो तरल मोजेक मॉडल, उसके जो जो बाहर की जो लेयर होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है, जो अंदर की होती है वो भी प्रोटीन, जो बीच में जो किससे हो रही रहती है, फास्फोलिपिड की। ठीक है साथियों, ये तरल मोजेक मॉडल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी रचना जीवित कोशिका में पदार्थ का स्थानांतरण बाहर और अंदर आने का नियंत्रण करती है। ये हम पूछ रहा है कि भाई ऐसी कौन सी संरचना है कोशिका की जो किसी भी पदार्थ को कोशिका के अंदर और बाहर जाने में क्या करते, कंट्रोल करती है, उसको कंट्रोल में रखती है अपने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है वो क्या करता है, जो कोशिका झिल्ली है वो जो किसी भी जीवित कोशिका में पदार्थ का स्थानांतरण बाहर और अंदर आने का कंट्रोल करती है उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 36। इसका क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि मोजेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। अभी वापस यहाँ पर तरल मोजेक मॉडल पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें क्या पूछा है कि मोजेक मॉडल, जो तरल मोजेक मॉडल है उसके अनुसार जो वो सीक्वेंस होता है किस हिसाब से वो जमी होती है। तो सेलुलोज व हेमी सेलुलोज की, फास्फोलिपिड व इंटीग्रेट प्रोटीन की, फास्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, और डी ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड व हेमिसेलुलोज। जैसे कि मैंने अभी बताया साथियों, जो तरल मोजेक मॉडल होता है वो फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है, अंदर की तरफ, और एक्सट्रिंसिक यानी बाहर की तरफ प्रोटीन, और इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी अंदर की तरफ भी एक प्रोटीन की लेयर होती है और बाहर की तरफ भी प्रोटीन की लेयर होती है, एक्सट्रिंसिक। और जो इन दोनों के मध्य में क्या पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड की लेयर। इसी को क्या कहते हैं, तरल मोजेक मॉडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, झिल्ली विहीन कोशिका अंगक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। झिल्ली विहीन यानी कि जिसके अंदर झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनरी है, यानी कोशिकांगक, ऐसे कौन से कोशिकांगक है जिनके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, तो सेंट्रियोल, राइबोसोम्स, केंद्रिका या उपयुक्त सभी। तो साथ ही तीनों सेंट्रियोल्स,
राइबोसोम्स और केंद्रिका, इन तीनों के अंदर क्या होती है, एब्सेंट, झिल्ली एब्सेंट होती है। कौन सी झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इनके अंदर, तीनों के अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 38वां। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन पारगम्यता नियंत्रक है। निम्न में से कौन सा पारगम्यता परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, या फिर जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य होता है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा साथियों, कोशिका झिल्ली। क्योंकि निम्न में से कौन सा पारगम्यता नियंत्रक है, इसमें पूछा कंट्रोल कौन था, परमेबिलिटी का कार्य कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है या सेल वॉल करती है, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव्य है। ये तो दोनों सेम आंसर हो गया। यह है कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 39 है, जीव द्रव्य नाम किसने दिया था। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो नाम था वो किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म जो नाम है वो किसने दिया, प्रुकुंजे ने दिया था कि हुक ने, या ए के शर्मा ने, स्वान ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रुकुंजे। जो प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया था, नामकरण नाम दिया था साथियों, वो दिया था प्रुकुंजे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीवन का भौतिक आधार निम्न में से क्या है। जो जीवन का भौतिक आधार माना गया वो क्या माना गया, डीएनए, प्रोटोप्लाज्म, नाभिक या लिंग गुणसूत्र। जो जीवन का भौतिक आधार है, फंडामेंटल वो है बेस, तो वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस तत्व की मात्रा प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक होती है। इसमें पूछा है कि जो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें देखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा, जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 42 है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होती है की मान्यता किसने प्रस्तावित की। यानी कि इसमें पूछा जीवन का भौतिक जो आधार है उसकी मान्यता किसने दी थी, हक्सले ने, कोर्टी ने या हार्डी ने या मेलपिगी ने। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन ए, हक्सले ने। हक्सले ने 1868 में ये भौतिक आधार बताया कि जीवन का भौतिक आधार होता है, जो कोशिका है वो जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होती है। ये बात किसने कही थी, हक्सले ने। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा कि एटीपी का निर्माण होता है। भाई ये पूछ रहा है कि जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है, या केंद्रिका या न्यूक्लियस में होता है, या राइबोसोम में होता है। तो आप सभी को साथियों पता है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो एटीपी का जो निर्माण है यानी ऊर्जा का जो निर्माण होता है कोशिका के अंदर, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो कोशिकांग है सेल का, सेल ऑर्गेनेली, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। और एटीपी को जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, एटीपी को क्या कहते हैं, उसकी करेंसी कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा, कोशिका की जो मुद्रा है वो क्या कहते हैं, ऊर्जा की करेंसी क्या है, एटीपी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर है 44, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, लेकिन इनमें क्रेब साइकिल पाया जाता है। बैक्टीरिया में क्रेब चक्र के स्थान होते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है, लेकिन इनमें क्रेब साइकिल पाया जाता है। बैक्टीरिया में क्रेब साइकिल के स्थान पर क्या होते हैं भाई, जो प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर तो कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलती है क्रेब साइकिल। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं प्रोकैरियोट से जो होते हैं ये बैक्टीरिया आते हैं, जो इसके अंदर वो क्रेब साइकिल वाली प्रोसेस है इसके स्थान पर, वो कहाँ पर चलती है, वो चलती है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली में। राइबोसोम, न्यूक्लियोड, साइटोप्लाज्म, और इसका ऑप्शन डी है क्या, प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वायत्त जीनोम सिस्टम किस में पाया जाता है। स्वायत्त जीनोम सिस्टम किस में पाया जाता है, ऑप्शन ए है राइबोसोम तथा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी तथा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा साथियों, इन चारों में से क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी,
ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, स्वायत्त जीनोम सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर खुद का क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ क्या पूछा, वहाँ तो पूछा था कोशिका के कौन से अंग में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा, तो वहाँ आंसर क्या देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इसमें पूछा माइटोकॉन्ड्रिया के भी कौन से वाले पार्ट में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। मैट्रिक्स के अंदर होता है, क्रिस्टी के अंदर होता है, या क्रिस्टी के अंदर, या बाहरी झिल्ली, या एफंडकन ऑक्सीसोम। मैंने बताया जैसे साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया जो इनर मेम्ब्रेन है यानी आंतरिक झिल्ली, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, F1 कण पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम। इसके अंदर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन नंबर 47 है, माइटोकॉन्ड्रिया साधारणतः पाया जाता है। इसमें पूछा माइटो जो कॉन्ड्रिया है वो साधारणतः किस में पाया जाता है, जनन वृद्धि कोशिका में, वृद्धि कोशिका में, जनन और वृद्धि दोनों की ही कोशिका में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें जनन और वृद्धि दोनों ही कोशिका में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान किसके लिए होता है, किसके लिए होता है साथियों, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वाष्पोत्सर्जन, या कार्बोक्सिलेशन। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। ये तो होगा नहीं, इसको तो पहले काट सकते हैं। कार्बोक्सिलेशन ये भी इसके अंतर्गत नहीं होता। तो अब बचे दो ऑप्शन हमारे पास, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है या इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि हमारा जो भोजन है उसका जब ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा बनती है, तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा मीजोसोम किसकी तरह कार्य करता है। क्या पूछा है इसमें, जो मीजोसोम है वो किसकी तरह फंक्शन करता है, किसकी तरह कार्य करता है। वो जो मीजोसोम होता है वो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। किसकी तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। इसमें पूछा प्लास्टिड होते हैं जो कुछ में एब्सेंट होते हैं, नीलहरित शैवाल में, जीवाणु में, कवक में, या उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, उपरोक्त सभी। इन चारों में क्या, नीलहरित शैवाल, जीवाणु और कवक, इनमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51, थैलेकोइड घटक होते हैं। जो थैलेकोइड है, अच्छा साथियों, थैलेकोइड कहाँ पर पाए जाते हैं। आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस की। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो वो कहाँ पर होती है, थैलेकोइड में। थैलेकोइड पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर, हरित लवक कहते हैं हिंदी में, हरित लवक के अंतर्गत पाया जाता है थैलेकोइड। अब ये थैलेकोइड घटक होते हैं। अब ये पूछ रहा है इसमें घटक किसके किसके घटक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया के, एंडोप्लाज्मिक जालिका के, राइबोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके भी नहीं होते, एंडोप्लाज्मिक इसके भी नहीं होते, राइबोसोम के भी नहीं होते। तो अभी जैसे बताया मैंने कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ही क्या पाया जाता है, थैलेकोइड घटक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है आगे 52 देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। एक क्वांटोसोम की खोज किसने की थी। इसमें सिंपल पूछा है कि क्वांटोसोम है जो, उसकी जो खोज है उसका श्रेय किसको जाता है, उसकी खोज किसने की थी। जो क्वांटोसोम है पार्क तथा विगिन्स ने की थी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, पार्क तथा विगिन्स। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्लोरोफिल ए तथा बी में मुख्य अंतर क्या है। इसमें पूछा क्लोरोफिल ए तथा बी में कौन कौन सा मुख्य अंतर है, इनको अलग कौन सा करता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए रेखीय श्रृंखला का यौगिक है, जबकि बी शाखित श्रृंखला यौगिक है। ऑप्शन बी है, क्लोरोफिल ए के अणु के मध्य में मैग्नीशियम आयन नहीं होते। क्लोरोफिल ए में CH समूह पाया जाता है, जबकि बी में CHO समूह पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसमें तो CH3 ग्रुप पाया जाता है। ठीक है साथियों, मेथिल ग्रुप पाया जाता है। और जबकि बी जो क्लोरोफिल बी है इसमें क्या पाया जाता है, CHO एल्डिहाइड समूह पाया जाता है इसके अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 54 है, यह पूछ रहा साइटोक्रोम उपस्थित होते हैं।
क्या पूछ रहा, साइटोक्रोम है जो वो उपस्थित होते हैं, किसके अंदर उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म में, बी है गोल्जी बॉडी में, सी है न्यूक्लियस में, डी है प्लाज्मा लेमा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म। साइटोक्रोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं तो, इसका क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, ऊपर है। जब हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं तो उसमें तो क्या होता है उसमें, जब यानी कि इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें देखो, जब हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं, यानी कि जो हरे टमाटर पहले ग्रीन कलर के थे वो फिर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर ऐसे अंतर्गत क्या होता है, ऐसा क्या बनता है उसके अंदर, तो वो पूछा है इसमें। क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं, नए क्रोमोप्लास्ट बनते हैं, या क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए। जो क्लोरोप्लास्ट है नष्ट होकर किस में बदल जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्या है, कलर है, क्या है साथियों, कलर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाए, क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अतिरिक्त नाभिकीय डीएनए कहाँ पाया जाता है? जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या गोल्जी बॉडी में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि मैंने बताया, एक तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें खुद का क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा कि भाई अतिरिक्त नाभिकीय डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 57 है, क्लोरोफिल ए का आणविक सूत्र क्या है? इसमें क्लोरोफिल ए का आणविक सूत्र पूछा है। क्या पूछा है? क्लोरोफिल जो ए है उसका जो आणविक सूत्र है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो क्लोरोफिल ए का जो आणविक सूत्र है C55H72O5N4Mg, ये इसका क्या है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 अगला देखो, एमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या है? क्या पूछा है इसमें? एमाइलोप्लास्ट का फंक्शन पूछा, मुख्य कार्य क्या है? एमाइलोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च का जमाव करना। क्या है? स्टार्च का जमाव करना। क्वेश्चन नंबर 59 है, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका किसका उत्पादन करता है? किसका करता है साथियों? ये चिकनी है, जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये लिपिड का फॉर्म वो करता है उत्पादन। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता रफ RER होता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो वो किसका वो उत्पादन करता है? वो तो करता है राइबोसोम्स का, प्रोटीन का। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है SER स्मूथ चिकनी अंतःप्रद्रव्य, तो ये किसका निर्माण करेगा? लिपिड का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिपिड। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो साथियों, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म का ठीक प्रकार से मेल नहीं है? इसमें असुमिलित पूछा है। क्या पूछा है? एक तरीके, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का ठीक प्रकार से मेल नहीं है, यानी कि असुमिलित कौन सा इनके अंदर के चारों में से? पहला ऑप्शन है माइक्रोसोम्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। जो माइक्रोसोम्स हैं ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, ये बात सही है क्या? अगला देखते हैं, यानी कि जो लघुकाय है ये इसका जो माइक्रोसोम से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, नहीं लेते। ठीक है, लैन का या लाइसोसोम्स एमिनो अम्ल के संश्लेषण में शामिल करते हैं, नहीं। लाइसोसोम तो वो आत्मघाती थैली कवर के। तो और अंतःप्रद्रव्य जाल का ER कोशिका विभाजन में एक नवीन केंद्र की झिल्ली बनाने में कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन डी और देख लेते हैं, तारककाय यानी सेंट्रोसोम क्या है, पाचन क्रिया में आवश्यक परिमाणों को प्रदान करता नहीं, ये गलत है। ये क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है तारककाय। ठीक है, तो साथियों ठीक है, आज इस सीरीज के थ्रू जो चैप्टर नंबर 1 है कोशिका संरचना में प्रकार्य, इसके 60 क्वेश्चन कर लिया हमने। अब इसी प्रकार जो इसका जो थर्ड गियर में नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना साइंस से रिलेटेड, उससे टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का लगभग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू। और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों।
ओके, थैंक यू सर।